देयर आर मेनी एस्पिरेंट जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक भी पाई है विद जॉब. पीपल हैव डन इट, दे आर डूइंग इट, सो आई कैन ऑल्सो डू इट. एवरीवन सेज कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डी डे, बट मैं जो एडवाइस करता हूँ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर D-1 डे. कोई नया एस्पिरेंट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम को समझना बहुत ज़रूरी है. जनरली मई या जून में एग्जाम होगा 2026 में, तो उसके जो प्रीवियस दिसंबर है, आपको दिसंबर तक आपकी मेंस की प्रिपरेशन करनी है. जो टारगेट मेंस में पढ़ाया था सर ने, संतोष सर ने, वो फिर मुझे ट्रस्ट आ गया था कि येस, दिस इंस्टीट्यूट इज़ प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी स्टडी एंड रिलायबल मटेरियल दे रहा है. स्पेशली साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इन सब के मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाए थे सर के हैंडआउट से. एग्जाम से जस्ट पहले मैं बस सिलेबस रिवाइज करता था. मल्टीपल रिवीजन ऑफ सिंगल सोर्स इज़ मोर फ्रूटफुल देन सिंगल रिवीजन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज. प्लान भी मेरे पास हमेशा था. दिस वॉज प्रॉबेबली अ रीज़न क्यों चीज़ें नहीं क्लियर हो रही थी. एंड आई वुड से कि गॉड प्लीज़ टेक अवे ऑल माई स्ट्रेस फॉर 3 hours एंड लेट मी डू द जॉब फॉर विच आई एम गुड, एंड दैट इज़ राइटिंग गुड आंसर. Work hard, stay focused, and let your success speak. Hello and welcome to Level Up IAS UPSC podcast, and I am Pooja Sharan. Today we have All India rank 411 Yatharth Dikshit with us. Yatharth cleared this exam in his last attempt, that is in his 6th attempt. This was the first time when he cleared his mains exam, and this was his first interview. But his journey is bit longer but bit different also. He was working while he was preparing for this exam, and he was working in Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL, which is such a big PSU. So while working only, he started preparing for this exam, and he was preparing. He managed to find a balance between this demanding job and also a dream which he wanted to fulfill. So let's welcome Yatharth. Yatharth, congratulations to you for clearing this exam and getting this rank. Of course, everybody at Level Up IAS, we are very happy. We are proud of you. You've done great. मतलब finally your hard work has paid off. क्या कहना चाहोगे? Thank you मैम. First of all, I would like to thank Level Up IAS कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया आज यहाँ पे आने का to openly open up my heart. तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पूरे इंस्टीट्यूट को. एंड जैसे आपने पूछा कैसा लग रहा है, सो मैम दिस रिजल्ट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन मी, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं लगा हुआ था. लाइक 2018 में जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फाइनली अब जाके क्लियर हुई है. तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यस, हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ. तो अच्छा लग रहा है मैम बहुत. ऑफ कोर्स सबकी जर्नी अलग होती है और सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. एंड विद टू एवरी टॉपर आई आस्क दिस कि जब रिजल्ट आया, सो व्हेन यू सॉ योर नेम इन द लिस्ट, व्हाट वाज द फीलिंग एंड व्हाट यू वर डूइंग एट दैट टाइम? एक्चुअली मैम एक आइडिया तो हो जाता है कि कब रिजल्ट आने वाला है. सो मॉर्निंग से ही वेट कर रहे थे हम लोग. मैंने एक तरह से मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा. लाइक इतने सालों से मैं प्रिपेयर कर रहा था, सो आई हैड ऑलवेज इमेजिन्ड कि जिस दिन पे रिजल्ट आएगा फाइनल सिलेक्शन का, उस दिन पे माय वाइफ एंड पेरेंट्स वुड बी देयर. एंड फॉर्चुनेटली द स्टार्स अलाइंड एंड दे वर देयर ऑन दैट डे. तो वी वर ऑल वेटिंग, एंड एज सून एज हम लोग ने देखा टेलीग्राम पे PDF हैज अराइव्ड, तो मैंने सबको कॉल किया कि सब लोग आ जाओ, पास में आ जाओ. सो सब भागे भागे, जो भी जहाँ था सब आ गया. एंड उस पे जैसे ही नेम देखा, सो एवरीवन बिकेम वेरी इमोशनल कि यस, फाइनली एवरीथिंग हैज गॉन वेल. तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन आया था मैम कि फाइनली आई एम देयर इन दैट लिस्ट. It was very good feeling. Very nice. So Yatharth, could you please take us back to your journey? Like, please introduce yourself to our viewers. What was your educational background? Okay. मैम बेसिकली मैं जन्म हुआ है, आई वॉज बोर्न इन लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश. एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम नर्सरी टिल 12th इन सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज, लखीमपुर खीरी. आफ्टर दैट आई went to NIT Allahabad to pursue my BTech in mechanical engineering. एंड वहीं से मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सो 2016 में जॉब लग गया, एंड देन इट वाज समवेयर अराउंड 2018 व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. सो 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अलॉन्ग विद जॉब ओनली. तो ये 2016 से जो सफ़र चालू हुआ था, ये 2023 तक मैंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया है. एंड बाय एवरीवन्स ब्लेसिंग्स आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, बट मेंस समहाउ नहीं क्लियर हो पा रहा था. सो 2023 में आई टुक अ डिसीजन कि अभी थोड़ा एक लार्जर गोल के लिए आपको शायद ये जॉब वाला जो
एस्पेक्ट है वो छोड़ना पड़ेगा. सो आई रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब इन 2023. इट वाज आल्सो अ वेरी हार्ड डिसीजन टू क्विट फ्रॉम Of course. अ गवर्नमेंट Yeah, कंपनी. it's such a good and great PSU. उसके बाद उसको रिजाइन करना उस जॉब से. तो जो प्लान ए आपका था, which was this job, या फिर आपका प्लान था यूपीएससी क्लियर करना from the starting only? What was in your mind? मैम एक्चुअली प्लान ए तो यूपीएससी ही था. एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं था बिकॉज मैंने 2 साल बाद जॉब को साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की. बट वंस आई स्टार्टेड तो उसमें इंटरेस्ट इतना आता गया कि फिर वो प्लान ए ही बन गया एंड बीपीसीएल वाज प्लान बी. एंड समवेयर प्लान बी मेरे पास हमेशा था. दिस वाज प्रोबेबली अ रीजन क्यों चीजें नहीं क्लियर हो रही थी. वंस आई रिजाइंड प्लान बी चला गया, सिर्फ प्लान ए बचा. देन आई थिंक समहाउ चीजें क्लियर हुई. This is very surprising also. कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए काम करती हैं और कुछ नहीं करती. Because usually what we see that if you have plan B in your mind, तो आप plan A की तरफ या जो आपका main goal होता है आप उसको achieve कर पाते हैं easily. But आपने बोला जैसे कि आप plan B को साथ लेके चल रहे थे तो तब आपके लिए focus कर पाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. Yet you were able to clear prelims twice. मतलब आपके fundamentals were very clear. अगर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जॉब के दौरान आपका schedule कैसा रहता था अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो. यस मैम, जैसे पहले आपने बोला, यस ये बहुत ही सब्जेक्टिव प्रिपरेशन है. हर एस्पिरेंट की अपनी एक अलग जर्नी रही है. राइट. सो इसमें मेरी भी अलग जर्नी थी. एंड मेरे जॉब का एक नेचर अलग ये भी था कि इट वाज अ शिफ्ट ड्यूटी जॉब. मींस 4 दिन 5 दिन मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, फिर इवनिंग शिफ्ट होती थी, फिर नाइट शिफ्ट होती थी. सो इट वाज अ रोटेटिंग ड्यूटी जॉब. सो अराउंड 10 आवर्स तो दिन का जाता ही था वहाँ पे. एंड उसके बाद आके मीन्स देयर वाज नो फिक्स स्केड्यूल कि मैं बोलूँ कि मैं सुबह रोज 6 बजे उठ रहा हूँ. बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ जॉब ऐसा था कि मैं कोई शेड्यूल नहीं बन पाता था. सो जब भी ऑफिस से आते थे, रेस्ट करते थे. रेस्ट जितना भी हो पाए, 1 घंटे 2 घंटे, इसमें कोई रियली देयर वाज नो फिक्स स्केड्यूल. फिर जब मौका मिल रहा है तो फिर पढ़ाई करते थे डिपेंडिंग अपॉन माय टारगेट्स. वो होता था. तो फिर भी वर्किंग डेज के साथ साथ में आप कितना टाइम निकाल पाते थे फॉर योर स्टडीज? इफ यू आर वर्किंग फॉर एग्जांपल यू सेड 10 आवर्स आपके जॉब में चले जाते थे. अदर देन दैट हाउ मेनी आवर्स यू वर एबल टू डिवोट? मैम इट वाज मोर और लेस 3 to 4 आवर्स, इतना ही हो पाता था. एंड मेनी अ डेज कम भी होता था क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती थी. कई बार जॉब पे कई बार प्रेशर ज्यादा होता था, ऑफिशियल मीटिंग्स होती थी, असाइनमेंट्स होते थे, तो उसके साथ कई बार कम हो जाता था. तो उसको ट्राई करता था कि कंपनसेट कर लूं जब वीकली ऑफ मिल रहा है. इस तरह से चीजें समहाउ मैनेज होती चली जाती थी. बट येट एज आई सेड बिफोर, आपने जब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर किया, आई थिंक वो आपके थर्ड अटेम्प्ट तक आप Right. प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए थे, राइट? Right. द फोर्थ अटेम्प्ट व्हेन यू क्लियर द प्रीलिम्स. No, in third attempt I cleared the prelims. Okay. Fourth में नहीं हुआ था मैम prelims clear. अच्छा, आपने अपने सेकंड 2 अटेम्प्ट्स तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. एंड द Right. थर्ड अटेम्प्ट यू वर एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स. Right. एंड एट दैट टाइम आल्सो यू वर वर्किंग ओनली. Right. Yes. तो तब कैसे मैनेज किया था? मैम एक्चुअली तब भी यही था. मैं बेसिकली जो प्रीलिम्स वाला पार्ट था, क्योंकि मेरी जर्नी 2018 से चालू हो गई थी. सो धीरे धीरे सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करता जा रहा था. मुझे ये चीज दिक्कत हो रही थी, कंसोलिडेशन में दिक्कत हो रही थी कि मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा था. सो समहाउ थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते मैंने चीजों पे, कंसोलिडेशन पे ज्यादा फोकस किया कि चीजें रिवाइज हो जाएं. तो वो जब रिवीजन वाला पार्ट अच्छा हुआ तो ये चीजें हो गई. टाइम उतना ही था मेरे पास, बट वो चीज करनी थी, तो सो समहाउ ऑल दिस हैपेंड. एंड देन आप लेवल अप से एसोसिएट कब हुए? मैम मैं प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद 2021 में पहले टारगेट मेंस जो था उस टाइम पे सबसे पहली बार कनेक्ट हुआ था यहाँ पे सर के साथ. देन उसके बाद मैंने मल्टीपल कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था. उसमें किया. फिर एक जीएस का क्रैश कोर्स था जो कि आई थिंक 2023 में किया मैंने. प्रीलिम्स मास्टर्स प्रोग्राम भी ज्वाइन किया. उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से क्लियर किया गया था. निखिल सर, विशाल सर एंड डिम्पल मैम, वो सब बहुत बढ़िया से सब क्लियर हुआ था. इवन ऐसे क्रैश कोर्स का भी मैं पार्ट था एंड टेस्ट सीरीज का भी था. मतलब देयर वर, बिकॉज रीजन ये था कि जो टारगेट मेंस में पढ़ाया था सर ने, संतोष सर ने, वो उस पर मुझे ट्रस्ट आ गया था कि यस, दिस इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी स्टडी एंड रिलायबल मटेरियल दे रहे हैं. तो वो ट्रस्ट फिर मैंने रेप्लिकेट किया बाकी जगह पे. एंड व्हेन आई मेट टीचर्स लाइक निखिल सर एंड बाकी टीचर्स, तो वो ट्रस्ट बढ़ता ही गया. सो दिस वाज जर्नी की, जैसे टाइम बढ़ा मैं कोर्सेज में एनरोल होता गया जरूरत के हिसाब से. एंड एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा मैम, क्योंकि
मैं जॉब करते हुए ही थ्रू आउट मैंने पढ़ा है, तो घर आके मैं सारा ये ऑनलाइन देखता था एंड मोस्टली 1.5x या 2x पे देखा है। सो क्योंकि टाइम कम था, 3 घंटे में देखनी है 5 घंटे की चीज़, तो उस तरह से चीज़ें मैनेज हुई हैं। लाइक आप 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, उस तरह से हुआ है। So I want to tell everyone that Yatharth did not come to Delhi. उन्होंने बताया अभी mock interview से पहले ही came to Delhi and उससे पहले he was preparing from his home only. सब कुछ online उन्होंने किया है, courses, classes, whatever he has done it online. So he has busted so far 2 myths. First is that कि आप working होते हुए भी you can prepare for this exam and secondly कि Delhi आना और Delhi आकर ही prepare करना for UPSC, that is not true, right? राइट, बिल्कुल ट्रू है मैम ये। तो कभी आप दिल्ली वहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहकर जब पढ़ाई कर रहे थे अपने घर पे, तो कभी ऐसा लगा कि कुछ फोमो हुआ कि ये मिस तो नहीं हो जाएगा, दिल्ली जाकर ही हो पाएगा? हाउ वर यू एबल टू कंट्रोल ऑल दीज इमोशंस दैट वर कमिंग इन द माइंड? मैम ऐसा नहीं, फोमो मुझे कभी नहीं हुआ इस चीज़ का। रीज़न उसका ये था कि जिन टीचर से लोग दिल्ली आके पढ़ रहे हैं, वो मैं अपने घर के कंफर्ट पे पढ़ पा रहा हूँ। एंड मुझे ये लगता था कि एवरीथिंग आई एम गेटिंग एट द कंफर्ट ऑफ माय होम, कोई होम सिकनेस वाली चीज़ नहीं है, तो ये तो एडेड बेनिफिट मुझे लगता था। प्लस क्लासेस अगर 6 घंटे की क्लास है, फिज़िकली तो मुझे 6 घंटे बैठना है, बट मैं ऑनलाइन 4 घंटे में कंप्लीट करता था। सो मुझे तो इसमें सब एडवांटेजेस ही दिखा था। सो आई नेवर हैड अ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी या दिल्ली आने से कुछ मिस हो रहा है मेरा। Right. So starting now talking about mainly the preparation. If somebody has to start for this exam, अगर current affairs की बात करें या prelims की बात करें, the static portion, so how did you do that? मैम अभी जैसे कोई नया एस्पिरेंट स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक वी वुड बी एबल टू क्लियर इफ वी अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। एंड ये एग्ज़ाम जो है वो 3 पार्ट्स में है बेसिकली, प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। एंड तीनों स्टेज आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रीलिम्स में हमें अलग चीज़ों पे फोकस करना है, मेंस में अलग पे करना है, एंड इंटरव्यू इज़ टोटली डिफरेंट। सो फॉर न्यू एस्पिरेंट्स मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि जो उनकी बेसिक बुक्स हैं, लाइक एनसीईआरटी बुक्स हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है या फिर एनसीईआरटीज़ हैं, ज्योग्राफी में अगेन एनसीईआरटीज़ हैं, तो उनको उन्हीं को बेस बनाना है एंड ट्रस्ट करना है कि दीज रिसोर्सेज आर इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आपको डाउट नहीं रखना है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, दूसरा कोई और चीज़ कर रहा है तो उससे क्लियर होगा, नहीं। आपका जो रिसोर्सेज हैं आप उसी पर ट्रस्ट रखिए एंड कीप इट रिवाइजिंग अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। वो अगर आप कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। सेकेंडली मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फेज़ होता है दिसंबर तक का, लाइक समवन इज़ अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स इन 2026, तो जनरली मई या जून में एग्ज़ाम होगा 2026 में, तो उसके जो प्रीवियस दिसंबर है, आपको दिसंबर तक आपकी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इस पे आप कोई डाउट नहीं रखिए, टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, जो बहुत सारे लोगों ने पहले बोली है। तो आप आपका जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल एंड जीएस, इन सब का प्रिपरेशन दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। आपके बेसिक बुक्स, नोट्स वो सब बना लीजिए बेस्ड अपॉन मेंस। मेंस के हिसाब से ही नोट्स बनाइए। एंड ये दिसंबर तक जॉब अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो 70-80% तो कर ही लीजिए। एंड फिर जनवरी में स्विच कर दीजिए प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे। फिर आपको जनवरी से मई तक 5 मंथ्स मिलेंगे, उसमें प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड वंस दैट इज डन, फिर से आप आपके पोस्ट प्रीलिम्स फेज में मेंस पे आ जाइए। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, बट इट टुक 4 to 5 आवर्स डेली, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। सो मैंने कई रिसोर्सेज चेंज किए एंड 2021 से मैं लेवल अप में संतोष सर का ही जो कोर्स है करंट अफेयर्स का, वही फॉलो करता हूँ। एंड उसी को थ्रू आउट मैं अपना बेस बना के चलता हूँ, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सर के हैंडआउट्स को आप कैसे यूटिलाइज करते थे अपने? बिकॉज आई सॉ वन सेशन ऑफ योर्स इन सोशियोलॉजी का अभी, तो उसमें मैंने आपने देखा यू टॉक्ड अबाउट नोट्स एंड देन सुपर नोट्स आल्सो, सो वर यू मेकिंग सुपर नोट्स फॉर करंट अफेयर्स आल्सो? मैम उसमें सुपर शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए मैंने, बट नोट्स बनाए हैं। बिकॉज मैनी पीपल वो क्या करते हैं, हैंडआउट से ही पढ़ते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब मैंने एक चीज़ बोली थी कि एवरीवन सेज कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डी डे,
बट मैं जो एडवाइस करता हूँ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर D-1 डे, दैट इज एग्जाम के एक जो पहला दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस दिन रिवीजन ही ना कर पाए तो इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है कि चीजें अच्छे से नहीं होंगी। तो मैंने क्या किया था, डिस्पाइट वॉचिंग द लेक्चर्स एट 1.5x मैं साथ में ही नोट्स बनाता था। तो जो भी सर पढ़ाते थे, हैंड आउट खुले रहते थे, मैं बहुत क्विक स्पीड से साथ ही साथ नोट्स बना लेता था। भले वो छोटे बन रहे हैं, लाइक 3 लाइनें मैं उसमें थोड़ा सा लिख पा रहा हूँ, बट मैं लिख लेता था। सो दिस वे मैंने वो नोट्स बनाए हैं, एंड स्पेशली साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इन सब के मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाए थे सर के हैंड आउट से ही। एंड उसी को बार बार अलग अलग कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट किया, लाइक येलो, देन ऑरेंज, देन फाइनल रिवीजन ब्लू। इस तरह से मैंने की हैं चीज़ें। तो आप कुछ हाईलाइट करना चाहोगे जब आप पढ़ रहे होते थे, वहां पे देखते हो? क्योंकि समटाइम्स आई हर्ड वन ऑफ द एस्पिरेंट्स वाज सेइंग कि सर जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो कुछ कभी जोक क्रैक कर दिया है, तो यू उस टाइम खुद को भी हंसी आ जाती है कि क्या कर रहे हो, और अभी हम वहां पे पार्ट होते, तो ऐसा कभी फील हुआ? मैम ऐसा सबसे ज़्यादा तब फील हुआ जब सर ट्रीट देते हैं क्लास में। वी यूज टू कमेंट कि सर हम लोग को गूगल पे कर दीजिए, है ना। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी वाइज देखें तो कुछ भी नहीं मिस हुआ है। वो मैं आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन प्रिपरेशन। एंड टॉकिंग अबाउट द मेंस का प्रिपरेशन आपका कैसा रहा? बिकॉज आपने जब प्रीलिम्स क्लियर किया उसके बाद से आई सॉ दैट मेंस में आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे, राइट। तो वो कैसे आपने हर बार इम्प्रूव किया? यस मैम। मैम जैसे पहले मेंस में आई हैड स्कोर्ड अराउंड 651, which was around 95 marks behind the cutoff, and फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में 737 आए, इस बार 763 आए, which is around 33 marks above the cutoff. ऑफ कोर्स। सो अगर जंप देखें तो यह बहुत अच्छा जंप माना जाएगा। सो इसमें मैंने नोट मेकिंग पे बहुत फोकस किया है। मेंस के जो सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है। मैंने ये फोकस किया कि जो भी सिलेबस पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से आप नोट्स बनाइए, और उन नोट्स में कुछ कुछ वैल्यू एडिशन होने चाहिए, जो कि कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। मेरा ये डेलिब्रेट एफर्ट था कि ओवरडू नहीं करना है, उतना ही करना है जितना रेप्लिकेट हो पाएगा। ये पहली चीज थी। और मैंने GS2 और GS3 के डिटेल नोट्स बनाए थे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डर ज्यादा लगता था। और GS4 की बात करें मैम, GS4 इज वेरी कंसाइज। उसमें तो इनफैक्ट एग्जाम से जस्ट पहले मैं बस सिलेबस रिवाइज करता था। जो भी सिलेबस के अराउंड 42-43 टॉपिक्स हैं, मैं बस वो रिवाइज करता था, एंड उनको ही कीवर्ड के तौर पे यूज करता था। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो इम्प्रूवमेंट मैंने की है, आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा की है। एंड वन मेजर एस्पेक्ट वाज लर्निंग फ्रॉम टॉपर कॉपीज। ये प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं किया था मैंने। एंड यू डिड इट इन दिस अटेम्प्ट? यस, इसमें मैंने क्या किया मैम, टॉपर कॉपीज में भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो सब नहीं लेने हैं। मैंने उसमें से इंट्रो एंड कंक्लूजन बहुत सारे अपने नोट्स में ले लिए हैं। लाइक एक टॉपर हैं कुणाल रस्तोगी सर, उनके GS2 में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, 135 आए थे। तो मैंने उनकी कॉपी खोली, एंड इतने अच्छे अच्छे प्यारे उनके इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, वो सब मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं। एंड एक तो लाइक वीकर सेक्शन पे एक ऐसा कंक्लूजन था जो मैंने GS1, 2 और 3 तीनों में यूज कर लिया इस बार एग्जाम में। ओके, नाइस। सो इस तरह से टॉपर कॉपीज को कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट रहा। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन पे भी मैंने फोकस किया कि इंडेंटेशन अच्छा हो। अगर स्केल वगैरह का यूज कर पा रहे हैं, मैंने वो भी किया, डिस्पाइट टाइम कम होता था, बट मैंने प्रैक्टिस की उसकी कि वो चीजें हो जाए इम्प्रूव। सो ओवरऑल सब चीजों का एक कल्मिनेशन हुआ कि चीजें क्लियर हो गई। एंड हाउ डिड MMP हेल्प यू इन दिस? हाँ मैम, जो MMP, आई बिलीव मैंने MMP का तो स्पेसिफिक पार्ट नहीं था मैं, बट टारगेट मेंस का पार्ट था जिसमें GS2 एंड GS3 कवर होता था। सो मेरे जो GS के नोट्स हैं मेंस के, वो इन्हीं हैंडआउट्स पे बेस्ड है मोस्टली। लाइक GS2 और GS3 पूरा उठाएंगे, मेरे नोट्स उठाएंगे, तो वही फैक्ट्स मिलेंगे आपको। बट ये है कि मैं हैंडआउट पे नहीं इस बार मैंने वो किया था, बिकॉज वो बल्कि हो जाते हैं राइट, यू अगेन, तो मेड योर मैंने ओन अपने नोट्स। खुद के नोट्स बनाए थे। सो आपको मेंस में कौन सा पेपर सबसे कम चैलेंजिंग लगता था, जिसमें आपको लगता था कि एवरी टाइम आई एम गिविंग दिस एंड आई एम गेटिंग गुड मार्क्स? मैम मुझे GS4 लगता था ऐसा पेपर। एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? मैम इसका बहुत साल पहले जब 2018 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने टेलीग्राम से एक सर के वीडियोस थे, उससे एक तरह से सारा के कोर्स प्रिपेयर किया।
एंड मैंने उसमें एक चीज की थी कि सर जो भी डिक्टेट कर रहे थे उसके नोट्स बनाए थे, बेस नोट्स पहले। फिर मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बनाना फिर से शुरू किया। इसमें मैंने क्या किया है, 3-4 अलग अलग टॉपिक्स लिखे हैं। जैसे एक मैंने नोट्स बनाए, सेट ऑफ नोट्स फॉर ओनली डेफिनेशंस। उसमें जितनी भी क्लास में डेफिनेशंस थी सब लिस्ट कर दी हैं। अराउंड 40 to 50 डेफिनेशंस हैं। कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो मैं वही डेफिनेशन लिखता हूँ। फिर एक मैंने नेक्स्ट नोट्स बनाए, एग्जाम्पल्स के थे। वो भी वही बेस नोट्स में से आ रहे थे। जिस टॉपिक के अगेंस्ट जो एग्जाम्पल था वो मैं ऐड करता जाता था। एंड लास्टली मैंने टॉपर एक महक जैन मैम थी, उनके डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं एथिक्स में, उनको मैंने बहुत इम्प्लीमेंट किया। सो ये अल्टीमेटली हुआ क्या, एथिक्स में मेरे पास हार्डली 10 to 15 पेज के नोट्स हैं, जो मैं बहुत इजीली डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स एंड सिलेबस, ये बस इतनी चीजें रिवाइज करने को होती थी, तो इससे जीएस का पेपर, GS4 का पेपर टैकल हो जाता था। सो यू बेसिकली फोकस्ड मोर ऑन नोट्स मेकिंग, है ना? आपने नोट्स काफ़ी बनाए हैं और आप उसमें अपने जो भी डिटेल नोट्स के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। सो यू फॉलोड दैट प्रैक्टिस। दैट्स नाइस। एंड हाउ डिड यू टैकल एसे पेपर? Ma'am, essay is a little bit dicey part for me. Yeah, it's. Because I think it's for most of the aspirants and also for the toppers as well. right. Ma'am, essay में actually I would say I have observed a declining trend in my marks. पहले 107 आए, then 100 आए, इस बार 92 आए। So essay में तो marks मेरे कम हुए, हालांकि I believe that I had written a very good essay this time. So what went wrong, I am not able to figure it out yet. However, मैंने इसकी प्रिपरेशन ऐसे की थी कि टॉपर के एसेज अगेन उनको रेफरेंस लिया था। एक टॉपर आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली मेंशन, गौतम विवेकानंदन सर हैं, उनके एसेज बहुत अच्छे एसेज थे। तो मैंने उनके एक एक एसे को मैंने 10-10 बार पढ़ा है। एंड मैं पढ़ के ये देखता था कि उन्होंने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में हाउ ब्यूटीफुली ही हैज स्विच्ड, कैसे उन्होंने स्विच कर लिया, कैसे कोहेरेंस बनाए रखा। मैं बस वही रेप्लिकेट करने का ट्राई करता था एंड मॉक में मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा था, बट समहाउ थिंग्स डिड नॉट क्लिक That फॉर is where एसे। UPSC and its unpredictability comes, no? राइट मैम। Yeah. If you talk about your optional, since your optional was sociology, so how did you choose sociology? और किस सबको अपने optional को चुनने से पहले क्या-क्या factors consider करने चाहिए? And what did you consider? मैम एक्चुअली सिंस आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लिखा था ऑप्शनल की तरह, जिसमें क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 9 months मैंने मैकेनिकल प्रिपेयर किया था। बट 9 months की प्रिपरेशन के बाद मुझे लगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने में इतना वास्ट है, उसमें 8-10 सब्जेक्ट्स हैं एंड उसको रिवाइज करना, कंसोलिडेट करना वाज बिकमिंग अ बिट डिफिकल्ट। तब आई थॉट कि आई शुड स्विच माय ऑप्शनल। तब फिर मैंने सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करना चालू किया एंड कुछ कलीग्स वगैरह की हेल्प से ये फिगर आउट किया कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी कनेक्टिंग है। उसके जो टर्म्स भी हैं, कास्ट, फैमिली, मैरिज, ये सब हम लोग वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो वो चीज़ें जब पढ़ी तो अच्छा लगा। सो दिस वाज हाउ आई डिसाइडेड। फर्दर एस्पिरेंट्स को कैसे डिसाइड करना चाहिए उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर वो ग्रेजुएशन में अच्छे हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि दे कैन क्लियर इट विद दैट ओनली, तो उनको उसके साथ जाना चाहिए। और अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो उनको अपना इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस यूपीएससी जर्नी माइट एक्सटेंड फॉर अ बिट लॉन्ग ऑल्सो समटाइम्स। तो इतने लंबे समय तक कोई चीज पे बने रहना तभी पॉसिबल है जब उसमें इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट एक मेजर फैक्टर है। अलॉन्ग विद दैट आंसर राइटिंग वगैरह हैं, जो कि डिमांड की तरफ आंसर करना है, ये सब चीजें हम लोग को स्कोर इम्प्रूवमेंट में मदद करती हैं। सो आपका सोशियोलॉजी में स्कोर इम्प्रूव हुआ विद एवरी अटेम्प्ट जब आपने मेंस लिखा, सो वो इम्प्रूवमेंट कैसे आया? मैम इसमें सोशियोलॉजी में स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू निशात सर, बिकॉज उनका जो क्रैश कोर्स का प्रोग्राम था मैंने 2 बार किया, 2023 में भी किया एंड इट वाज सो गुड कि मैंने 2024 में फिर से किया। ओके। एंड मेजर फोकस वहाँ पे था कि पीवाईक्यू के बेसिस पे आंसर राइटिंग करना। सो वहाँ पे आंसर राइटिंग करके मुझे समझ में आया कि डिमांड कैसे हिट करनी है।
So that was about mains. इसके बाद if we come to your interview, this was your first interview. उससे पहले की nervousness थी, of course D-1 जो आप बात कर रहे हो, तो वो जो मेंस के बाद और जो फाइनल इंटरव्यू फाइनल अटेम्प्ट वाली नर्वसनेस थी, हाउ डिड यू कोप विद दैट? यस मैम इसमें आई वुड से कि मेरा जो इंटरव्यू था, फॉर्चुनेटली इट वाज ऑन लेटर डेज, 8th of April में था, ओके, एंड इंटरव्यूज हैड स्टार्टेड समवेयर इन जनवरी, जनवरी, तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था. एंड इन माय इनिशियल मॉक इंटरव्यूज आई हैड नॉट परफॉर्म्ड वेल, तो मुझे बहुत सारे गैप्स दिख रहे थे कि जो जहाँ पे मैंने बेसिक अपना डैफ ही नहीं कवर किया था, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है. सो व्हाट आई डिड, मैंने डैफ पे बहुत डीप रिसर्च किया है. लाइक मेरे नाम का मीनिंग क्या है, उसका माइथोलॉजिकल ओरिजिन कुछ है क्या, एड्रेस क्या है, एड्रेस में जो भी कुछ आता है वो क्यों आता है, अभी तक मुझे नहीं पता था बट अब पता है. तो जैसे एड्रेस में जितना भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, लाइक मेरे एड्रेस में छावनी आता है, उसका क्या मतलब है, क्यों आता है छावनी, फिर छावनी इज बेसिकली अ कैंट एरिया, तो कैंट एरिया नहीं है वो, बट समहाउ उसका नाम ऐसा है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस. तो कैंट एरिया को प्रिपेयर किया, उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है. फिर मेरा जहाँ से बीटेक है, जहाँ से कंपनी में मैंने काम किया पेट्रोलियम सेक्टर, तो पेट्रोलियम में बहुत डीप डाइव किया, लाइक जो भी क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते थे वो प्रिपेयर किया. एंड ऑल्सो आई वुड से कि फॉर्चुनेटली मुझे अच्छा पीयर ग्रुप मिला, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स थे लाइक मयंक बरुआ एंड माय वाइफ. वी यूज्ड टू हैव डेली डिस्कशंस ऑन करंट अफेयर्स एंड मेनी पार्ट. तो उस तरह से चीजें जो हैं, जो गैप थे वो सब फिल होते चले गए. एंड जो आप बोल रही थी D-1 डे पे कैसे मैनेज किया, तो मैम बेसिकली इतना ज्यादा डीप डाइव कर लिया था मैंने कि वो स्ट्रेस फिर नहीं रहा था, बिकॉज आई बिलीव कि आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माई पार्ट. अभी भी अगर कुछ होता है दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर, तो ऑनेस्टली उसको कन्वे कर देंगे इंटरव्यूअर को कि सर आई शुड हैव नोन दिस बट आई एम सॉरी, I am not able to answer it right now. So was your interview based on your DAF only then when you entered? क्या experience था interview का? Yes मैम. मैम मेरा इंटरव्यू मोस्टली आई वुड से 70 to 80% डैफ बेस्ड था. लाइक मेरे होम प्लेस, नेटिव प्लेस के ऊपर पूछा गया. देन मैंने जॉब जहाँ पे की, पेट्रोलियम सेक्टर से बहुत कुछ पूछा गया. एक जो करंट अफेयर्स डोनाल्ड ट्रंप सर की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर एक मेंबर ने पूरा इंटरव्यू लिया था करीब 5 मिनट तक, वो था. सो इट वाज मेजरली डैफ बेस्ड इंटरव्यू. So is there any question जो आपको लगा ये मैंने मॉक में भी इसका आंसर किया था और अभी भी वही क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसा था जो? हाँ मैम ऐसे थे क्वेश्चंस, लाइक वही अगेन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, वो यूनाइटेड स्टेट्स की क्या पॉलिसीज चल रही हैं, उनका इफेक्ट इंडिया पे, ये एक रिपीटेड थीम था कई सारे मॉक्स में. बाकी और पेट्रोलियम सेक्टर से जो रिलेटेड सवाल थे वो भी मॉक्स में रिप्लिकेट हुए थे, वो यहाँ पे रियल में पूछे गए थे. Because you got 190 in your interview, तो ऐसा कोई इंसिडेंट था इंटरव्यू में जब आपको किसी चीज का जवाब नहीं आया and you said no, या फिर you answered all the questions that were asked by the panel? Almost you got 187 in राइट interview. नहीं मैम, ऐसे एक दो इंसिडेंट थे व्हेन आई वाज नॉट एबल टू आंसर, तो मैंने उसको बोल दिया था कि आई एम सॉरी सर, वो मुझे नहीं आता है. Means it is acceptable by the panelist to take that no from an aspirant, right? राइट मैम आई ऑल्सो बिलीव कि जिस सर्विस में जा रहे हैं वहाँ पे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब की बहुत वैल्यू होती है. True. एंड बिकॉज द पैनल मेंबर्स आर सो एक्सपीरियंस्ड, उनके सामने हम लोग ब्लफ करके किसी चीज का आंसर नहीं दे सकते. एंड Right. अगर वो चीज हम लोग ने ब्लफ कर दी एंड दे नो इट, तो ये एक बहुत ही गलत इंप्रेशन दे देगा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर ओनली दिस गाय इज ट्राइंग टू फूल अराउंड. तो जब ये रियल सर्विस में जाएगा तो वो तो एकदम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है. सो उससे बेटर है कि वी रियलाइज what are our limitations and we proceed like that only ki sir I should have known but I do not know currently. Very well said, yeah. So after this whole process or during the process when you were preparing, तो of course you said that काफी ज़्यादा demotivated feel होता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि now I should stop preparing, ऐसा भी होता था कि नहीं करना, let's just continue with this job only. So then उस time पे क्या feel होता था और what kept you moving ahead? Right. Yes ma'am, this was a feeling because it has been a very long journey. Of course. तो ऐसा कई बार होता था because prelims में multiple failures मिले, mains में भी failures मिले, and along with job ये चीजें और difficult हो जाती थी क्योंकि job के भी अलग stress होते थे, उसके साथ ही personal
लेवल पे भी फेलियर्स हो जाते थे। तो इसमें जो चीज़ मोटिवेट करती रही वो था फैमिली का साथ। मतलब फैमिली ने बहुत ही सपोर्ट किया है इन ऑल द मोमेंट्स। दे सेड कि आप करते रहो, यू वुड बी एबल टू डू देम। They never said कि नहीं, drop this and नहीं, 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 वैसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि व्हाट एल्स डू यू वांट, कि जिससे और चीजें बेटर हो जाएं। सो वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज। एंड और भी ये था मैम कि एक पर्सनल एक एम्बिशन भी था कि थोड़ा और बेटर जगह पे जाएं, बेटर जगह पे काम करें, थोड़ा सा सोसाइटी को भी गिव बैक करें। तो वो सब चीजें थी, वो फाइनली हम लोग को मुझे आगे लेकर जा रही थी। एंड देयर इज वन मोर एस्पेक्ट विच इज पर्सनल टू मी दैट मे नॉट बी ट्रू टू अदर एस्पिरेंट्स। आपका मतलब जिस पे भी बिलीफ है, फ्रेंड पे, फैमिली पे या ऑलमाइटी गॉड पे, तो उनको आप एक तरह से अपनी स्ट्रेसेस दे दीजिए। ये मैंने किया था लास्ट अटेम्प्ट में। लाइक 2023 में आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड बिफोर द एग्जाम्स। सो इवन मैं प्रिपेयर, जब रिवीजन के टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा होता था, तो बहुत चीजें रिवाइज नहीं हो पाती थी लास्ट में। इस बार मैंने क्या किया मैम, जस्ट व्हेन आई वाज देयर इन द एग्जाम हॉल, जितने भी 9 पेपर हुए थे मेंस के इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, तो जस्ट पेपर मिलता था 10 to 15 मिनट्स बिफोर, मैं आई वुड रिमेम्बर माय गॉड एंड आई वुड से कि God, please take away all my stress for 3 hours and let me do the job for which I am good, and that is writing good answers. तो वो 3 घंटे में जरा सा भी स्ट्रेस नहीं आता था। सो इट इज सब्जेक्टिव कि कौन कैसे हैंडल करता है। सो दिस वाज माय वे ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रेसेस। सो इसमें कंप्लीट फैमिली का, ब्रदर्स का, सिस्टर इन लॉ, वाइफ, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। एंड आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जॉब भी आपने बहुत टाइम तक किया है, तो डिड योर प्रोफेशनल करियर समवेयर हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन एंड हाउ? राइट, यस मैम, इट हैज डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। सो टाइम मैनेजमेंट वाज वन मेजर थिंग विच आई हैड लर्न फ्रॉम माय जॉब। सेकेंडली प्लानिंग का फेज था जो मुझे जॉब से ही समझ में आया, बिकॉज जॉब में बहुत सारे असाइनमेंट्स थे जो एग्जीक्यूट करने होते थे विद प्रॉपर प्लानिंग। सो दैट आई हैड अप्लाइड हियर कि कैसे मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। सो प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जॉब की थी जो मैंने अच्छे से अप्लाई की। एंड जो आई वुड से कि इंटरव्यू का मेजर पार्ट अराउंड 10 to 15 मिनट्स वेंट ऑन माय जॉब ओनली। सो that was a very positive and brownie point, I would say. Now, if you like to talk to your fellow aspirants जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उनको, आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है that there must have been so many things that you have realized while preparing that I shouldn't have done this, I should not do this, या I should advise somebody to not do this if they are preparing. So what are those don'ts before I proceed for do's? कि क्या आप don'ts के लिए कहना चाहोगे? मैम, इसमें डोंट्स में मैं सबसे पहले ये एक चीज कहूंगा कि जो सोर्सेज होते हैं हम लोग के प्रिपरेशन के, रिसोर्सेज, उनकी मल्टीप्लिसिटी पे ना जाएं। बिकॉज वी बिलीव दैट हम लोग ने इस बुक से कर लिया है, बट इस बुक से और दूसरा एस्पिरेंट कर रहा है। सो वी बिलीव दैट एक बुक करने के बाद हम दूसरी बुक भी पढ़ लें, उसके बाद तीसरी बुक भी कर लें। एंड इस रेस में टू कंप्लीट मेनी बुक्स वी फॉरगेट अबाउट रिवीजन। So multiple revision of single source is more fruitful than single revision of multiple sources. So ये एक मेजर लर्निंग है जो डोंट्स में आएगी कि डो नॉट फोकस ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। सेकेंडली, देयर इज वन मोर थिंग दैट डो नॉट ब्रिंग एनी शैकल्स इन योर माइंड कि ये कैसे होगा, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। बिकॉज आई बिलीव पीपल हैव डन इट, दे आर डूइंग इट, सो आई कैन ऑल्सो डू इट। It's too much doable. राइट। तो वो चीज अपने मन में नहीं लानी है। एंड अभी मैं फर्दर डूज पे अगर आऊं तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं कि लाइक दिसंबर तक मेंस करना है, उसके बाद प्रीलिम्स करना है, या फिर प्रीलिम्स को राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, या फिर स्टैटिक पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब चीजों पे फोकस बहुत ज्यादा करना रहेगा, लाइक आंसर राइटिंग करनी है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच मस्ट बी डन। And what advice would you like to give to the aspirants who are working and side by side they want to prepare? मैम, वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन माइंड में कोई शैकल्स ना रखें कि हो नहीं सकता है। बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन एक्सीलेंटली वेल। लाइक देर आर मेनी एस्पिरेंट्स जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक भी पाई है विद जॉब। सो
पहली चीज कोई माइंड में वो ना रखें ब्लॉकेड कि नहीं हो सकती है. सेकेंडली उनको एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी. लाइक मैं ऑनलाइन वीडियोस देखता था तो 1.5x या 2x पे ही देखता था. तो उस तरह से चीज़ों को मैनेज करना होगा एंड जो बेयर मिनिमम है वो तो करना ही करना है. लाइक स्टैटिक का मल्टीपल रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है, वो करना है. हो सकता है थोड़ा सा कम हो बाकियों से, लेकिन जो बेयर मिनिमम है वो चीज़ उनको कंप्लीट करनी रहेगी. जैसे जैसे मैंने लेवल अप के कोर्सेज पढ़े एक ट्रस्ट बिल्डअप होता गया कि यहाँ पे टीचर्स क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं एंड वो ऐसा कंटेंट है जो कि रिप्रोड्यूस करने से फ़ायदा मिलेगा. सो मैंने मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल इसीलिए किया सो एज़ टू फिल माय गैप्स. जैसे मैंने हिस्ट्री में निखिल सर से पढ़ा, वो बाद में, इनिशियली मैं टारगेट मेंस में आया था. देन पीएमपी भी जॉइन किया, देन सोशियोलॉजी का क्रैश कोर्स भी जॉइन किया, देन एसए का भी क्रैश कोर्स जॉइन किया. एंड मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल होना इज़ अ टेस्टिमनी कि मेरा ट्रस्ट इस इंस्टीट्यूट पे था. सो ये भी इसलिए हुआ क्योंकि कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूट ने क्वालिटी मेंटेन की है. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड फॉर एस्पिरेंट्स भी मैंने कई एस्पिरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप यहाँ आ सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, बिकॉज क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है एंड ऑल्सो टाइमली सब कुछ चीज़ें हो रही हैं. So Yatharth, it's just one question that when you were coming here after getting this rank and after getting your name in the list, how was the feeling when you entered to this office also? And I just want to know out of curiosity only, ki how does it feel going to that place as somebody who is going to be an officer now? So what was that feeling? मैम एक्चुअली जब मैं अभी आया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मन में ऑफिसर वाली कोई फीलिंग आई. आई वॉज जस्ट फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड. मैंने सर लोगों को भी बोला कि सर आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि जिन टीचर से मैं पढ़ता था दे आर कॉलिंग मी हियर एंड वो मुझे हक कर रहे हैं. तो इट वॉज अ वेरी फीलिंग ऑफ ग्रेट ऑनर कि वापस से वो टीचर्स मतलब जिनका मेंटल फैकल्टी इतना ज़्यादा है कि वो हम लोग को पढ़ाते हैं, आज वो साथ में खड़े अपना टाइम दे रहे हैं. सो इट वॉज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट ऑनर मैम. And how would you like to conclude? What would you like to say to the aspirants who are watching you, the parents who are watching you? क्या कहना चाहोगे about your journey, about the results and everything? टू एवरी एस्पिरेंट, टू देयर गार्जियंस, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ नॉट द लाइफ इटसेल्फ. तो ट्रीट इट एज एन एग्जाम एंड क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. ऐसी कंडीशंस प्रिपेयर करें जिससे कि ये जर्नी थोड़ा इजी हो जाए एंड ऑल्सो जो एस्पिरेंट है उसको थ्रू आउट सपोर्ट करते रहें, बिकॉज जो अप्स एंड डाउन्स वो फेस कर रहे हैं वो वही जानते हैं. एंड लास्टली मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि माइंडसेट इज लिटरली एवरीथिंग. इफ यू हैव थॉट कि ये चीज़ें अचीव हो सकती हैं देन वो अचीव हो जाएंगी. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. Thank you so much, Yatharth. It was a great experience talking to you. It was such an insightful conversation. So again, we would like to wish you all the best for the coming future of yours and congratulations once again. We are proud of you, sir. Thank you. Thank you, ma'am.